नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3, भाग 2। तो अब तक आपने जाना कि वन कन्या ने वीरेंद्र सिंह को तिलिस्मी किताब वापस कर दी है, परंतु वह वीरेंद्र सिंह के सामने नहीं आती और इधर वीरेंद्र सिंह उसके इश्क में पागल हुए जाते हैं। इसके चलते वह तेज सिंह और उनके साथियों को उसका नाम और पता लगाने भेजते हैं। तो क्या तेज सिंह और उनके साथी उस वनकन्या का रहस्य जान पाएंगे? जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी के जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह इन लोगों के वापस आने के इंतजार में रात भर जागते रह गए। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी, कुमार की तबीयत घबराती थी। सवेरा होने ही वाला था जब ये तीनों अय्यार लश्कर में पहुंचे। तेज सिंह की राय हुई कि इसी तरह नंग धड़ंग कुमार के पास चलना चाहिए। आखिर तीनों उसी तरह उनके खेमे में गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह जाग रहे थे, क्षमादान जल रहा था। इन तीनों अय्यारों की विचित्र सूरत देख हैरान हो गए। पूछा, ये क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, बस अभी तो सूरत देख लीजिए, बाकी हाल जरा दम लेके कहेंगे। तीनों अय्यारों ने अपने अपने कपड़े मंगवा कर पहने। इतने में साफ सवेरा हो गया। कुमार ने तेज सिंह से पूछा, अब बताओ तुम लोग किस बला में फंस गए? तेज सिंह, ऐसा धोखा खाया कि जन्म भर याद करेंगे। कुमार, वह क्या? तेज सिंह, जिनके ऊपर आप जान दिए बैठे हैं, जिनकी खोज में हम लोग मारे मारे फिरते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका भी प्रेम आपके ऊपर बहुत है, मगर ना मालूम इतनी छिपी क्यों फिरती हैं, और इसमें उन्होंने क्या फायदा सोचा है? कुमार, क्या कुछ पता लगा? तेज सिंह, पता क्या, आंख से देख आए हैं, तभी तो इतनी सजा मिली। उनके साथ भी एक से एक बढ़कर अय्यार हैं। अगर ऐसा जानते तो होशियारी से जाते। कुमार, भला खुलासा कहो तो कुछ मालूम भी पड़े। तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार सुनकर हंसने लगे और ज्योतिषी जी से बोले, आपके रमल को भी उन लोगों ने धोखा दे दिया है। ज्योतिषी जी, कुछ न पूछिए, सब आफत है। कुमार, उन लोगों का खुलासा हाल नहीं मालूम हुआ तो भला इतना ही विचार लेते कि शिवदत्त के अय्यारों की कुछ अय्यारी तो नहीं है। ज्योतिषी, नहीं नहीं, शिवदत्त के अय्यारों से और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, बल्कि उन लोगों को इनकी खबर भी ना होगी। इस बात को मैं खूब विचार चुका हूँ। तेज सिंह, इतनी ही खैरियत है। देवी सिंह, आज दिन ही को चल कर पता लगाएंगे। तेज सिंह, तिलिस्म तोड़ने का काम कैसे चलेगा? कुमार, एक रोज काम बंद रहेगा तो क्या होगा? तेज सिंह, इसी से तो मैं कहता हूं कि चंद्रकांता की मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है। कुमार, कभी नहीं। चंद्रकांता से बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहता, मगर ना मालूम क्या सबब है कि वन कन्या का हाल मालूम करने के लिए भी जी बेचैन रहता है मेरा। तेज सिंह, खैर पहले तो पंडित बद्रीनाथ अय्यार को ले जाकर उस खो में कैद करना है, फिर दूसरा काम देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे छूट के चल दें। कुमार, आज ही ले जाकर छोड़ाओ। तेज सिंह, हाँ अभी उनको ले जाता हूँ, वहां रखकर रातों रात लौट आऊंगा। 15 कोस का मामला ही क्या है। तब तक देवी सिंह और ज्योतिषी जी वन कन्या की खोज में गए। तेज सिंह की राय पक्की ठहरी। वह स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तैयार हुए। खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर बद्रीनाथ को खिलाई गई और जब वे बेहोश हो गए तब तेज सिंह गट्ठर बांधकर पीठ पर लाद कर खो की तरफ रवाना हुए। कुमार ने देवी सिंह और जोशी जी को वन कन्या की टोह में भेजा। तेज सिंह पंडित बद्रीनाथ की गठरी लिए शाम होते होते तहखाने में पहुंचे। शेर के मुंह में हाथ डालकर जुबान खींची और तब दूसरा ताला खोला, मगर दरवाजा ना खुला। अब तो तेज सिंह के होश उड़ गए। फिर कोशिश की, लेकिन किवाड़ ना खुला। बैठ के सोचने लगे, मगर कुछ समझ में ना आया। आखिर लाचार हो बद्रीनाथ की गठरी लादे वापस हुए। देवी सिंह और जोशी जी वन कन्या की टोह में निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार मिला, जिसने पुकार कर कहा, देवी सिंह कहाँ जाते हो? तुम्हारी चालाकी हम लोगों से ना चलेगी। अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है और जल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए हैं। अब क्या गिरफ्तार ही होना चाहते हो?
थोड़े दिन सब्र करो, हम लोग तुम लोगों को अय्यारी सिखलाकर पक्का करेंगे, तब काम चलेगा। नकाबपोश सवार की बातें सुन देवी सिंह मन में हैरान हो गए और जोशी जी की तरफ देखकर बोले, सुन लीजिए ये सवार साहब हम लोगों को अय्यारी सिखाने वाला है। नकाबपोश जोशी जी क्या सुनेंगे, ये भी तो शर्माते होंगे क्योंकि इनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया। 1000 दफा फेंके मगर पता खाक न लगेगा। देवी सिंह, अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए हम छोड़ेंगे नहीं। बात करते करते देवी सिंह ने चालाकी से कूदकर सवार के मुंह पर से नकाब खींच ली। देखा कि तमाम चेहरे पर रोली मली हुई है, कुछ पहचान न सके। सवार ने फुर्ती के साथ देवी सिंह की पगड़ी उतार ली और एक खत उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ाकर निकल गया। देवी सिंह ने शर्मिंदगी के साथ खत उठाकर देखा। लिफाफे पर लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह। जोशी जी ने देवी सिंह से कहा, ना मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में जितने हैं सब अय्यार हैं। देवी सिंह, इसमें तो शक नहीं। देखिए हर दफा हम ही लोग नीचा देखते हैं। समझा था कि नकाब उतार के लेने से सूरत मालूम होगी, मगर उसकी चालाकी तो देखिए, चेहरा रंग कर तब नकाब डाले हुए था। ज्योतिषी, खैर देखा जाएगा। इस वक्त तो फिर से लश्कर में चलना पड़ा क्योंकि खत कुमार को देना चाहिए। देखें इससे क्या हाल मालूम होता है। अगर इस पर कुमार का नाम ना लिखा होता तो पढ़ भी लेते। देवी सिंह, हाँ चलो पहले खत का हाल सुन लें, तब कोई कार्रवाई सोचे। दोनों आदमी लौटकर लश्कर में आए। कुंवर वीरेंद्र सिंह के डेरे में पहुंचकर सब हाल कह खत हाथ में दे दिया। कुमार ने पढ़ा। ये लिखा हुआ था, चाहे जो हो पर मैं आपके सामने तब तक नहीं आ सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों का लिखकर इकरार ना कर ले। चंद्रकांता से और मुझसे एक ही दिन एक ही सायत में शादी हो। चंद्रकांता से रुतबे में मैं किसी तरह कम नहीं समझी जाऊं क्योंकि मैं हर तरह हर दर्जे में उसके बराबर हूं। अगर इन दोनों बातों का इकरार आप ना करेंगे तो कल ही मैं अपने घर का रास्ता लूंगी। सिवाय इसके ये भी कह देती हूँ कि बिना मेरी मदद के चाहे आप 1000 बरस भी कोशिश करें मगर चंद्रकांता को नहीं पा सकते। कुमार का इश्क वन कन्या पर पूरे दर्जे का था। चंद्रकांता से किसी तरह वन कन्या की चाह कम नहीं थी, मगर इस खत को पढ़ने से उनको कई तरह की फिक्रों ने आ घेरा। सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि कुमारी से और इससे एक ही सायत में शादी हो। वह कब मंजूर करेगी और महाराज जयसिंह ही कब इस बात को मानेंगे। सिवाय इसके यहाँ ये भी लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। अब ये क्या बात है। खैर सो जब जो भी हो, वनकन्या के बिना मेरी जिंदगी मुश्किल है। मैं जरूर उसके लिखे मुताबिक इकरारनामा लिख दूंगा। पीछे समझा जाएगा। कुमारी चंद्रकांता मेरी बात जरूर मान लेगी। देवी सिंह और जोशी जी को भी कुमार ने वह खत दिखाया। वह लोग भी हैरान थे कि वन कन्या ने क्या लिखा और इसका जवाब क्या देना चाहिए। दिन और रात भर कुमार इस सोच में रहे कि इस खत का क्या जवाब दिया जाए। दूसरे दिन सुबह होते होते तेज सिंह भी पंडित बद्रीनाथ अय्यार की गहरी पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। कुमार ने पूछा, वापस क्यों आ गए। तेज सिंह, क्या बताएं, मामला ही बिगड़ गया। कुमार, सो क्या। तेज सिंह, तहखाने का दरवाजा नहीं खुलता। कुमार, किसी ने भीतर से तो नहीं बंद कर लिया। तेज सिंह, नहीं, भीतर तो कोई ताला ही नहीं है। ज्योतिषी, 2 बातों में से एक बात जरूर है, या तो कोई नया आदमी पहुंचा जिसने दरवाजा खोलने की कोशिश में बिगाड़ दिया, या फिर महाराज शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की। तेज सिंह, भला शिवदत्त अंदर से बंद करके अपने को और बला में क्यों फंसाएंगे। इसमें तो उनका हर्ज ही है, कुछ फायदा तो है नहीं। कुमार, कहीं वन कन्या ने तो कोई तरकीब नहीं की। तेज सिंह, आप भी गजब करते हैं, कहाँ बेचारी वन कन्या, कहाँ वह तिलस्मी तहखाना। कुमार, तुमको मालूम ही नहीं, उसने मुझे खत लिखा है कि बिना मेरी मदद के तुम चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। और भी 2 बातें लिखी हैं। मैं इसी सोच में था कि क्या जवाब दूं। और वह कौन सी बात है जिसमें मुझको वन कन्या की मदद की जरूरत पड़ेगी, मगर अब तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता है। देवी सिंह, हाँ मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेड़ा मालूम होता है। तेज सिंह, अगर वन कन्या को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलस्मी किताब क्यों वापस देती। देखिए उस खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया है। जोशी, ये भी तुम्हारा कहना ठीक है। तेज सिंह,
भला वह खत तो दीजिए जिसमें वन कन्या ने ये लिखा है कि बिना हमारी मदद के चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हो सकती। कुमार ने वह खत तेज सिंह के हाथ में दिया। पढ़कर तेज सिंह बड़े सोच में पड़ गए कि ये क्या बात है, कुछ अकल काम नहीं करती। कुमार ने कहा, तुम लोग ये जानते ही हो कि वन कन्या की मोहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई है। बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता, तो फिर उसके लिखे बमूजिब इकरारनामा लिख देने में क्या हर्ज है। जब वह खुश होगी तो उसे जरूर ही कुछ ना कुछ भेद मिलेगा। तेज सिंह, जो मुनाफिस समझो कीजिए, चंद्रकांता बेचारी तो कुछ ना बोलेगी, मगर महाराज जयसिंह ये कभी मंजूर करेंगे कि एक ही मड़वे में दोनों के साथ शादी हो। क्या जाने वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है और किसकी लड़की है। कुमार, उसकी खत में तो ये भी लिखा है कि मैं किसी तरह रुतबे में कुमारी से कम नहीं हूं। ये बातें हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक सिपाही बाहर आया है और जो हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है। कुमार ने कहा, उसे ले आओ। चौबदार उस सिपाही को अंदर ले आया। सभी ने देखा कि अजीब रंग ढंग का आदमी है, नाटा सा कद, काला रंग, टाट का चपकन पायजामा जिसके ऊपर से लैस टंकी हुई, सिर पर दौरी की तरह बांस की टोपी, ढाल तलवार लगाए था। उसने झुककर कुमार को सलाम किया। सभी को उसकी सूरत देखकर हंसी आई, मगर हंसी को रोका। तेज सिंह से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उस बांके जवान ने कहा, मैं देवता हूं, दैत्यों की मंडली से आ रहा हूं। कुमार से उस खत का जवाब चाहता हूं जो कल एक सवार ने देवी सिंह और जगन्नाथ जोशी को दिया था। तेज सिंह, भला तुमने जोशी जी और देवी सिंह का नाम कैसे जाना। बांका, जोशी जी को तो मैं तब से जानता हूं जब से वे इस दुनिया में नहीं आए थे, और देवी सिंह तो हमारे चेले ही हैं। देवी सिंह, क्यों बेशैतान, हम कब से तेरे चेले हुए। बेअदबी करता है। बांका, बेअदबी तो आप करते हैं कि उस्ताद को बे करके बुलाते हैं, कुछ इज्जत नहीं करते। देवी सिंह, मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहाँ ले आई है। बांका, मैं तो स्वयं मौत हूँ। देवी सिंह, इस बेअदबी का मजा चखाऊं तुझको। बांका, मैं कुछ वैसे वैसे का भेजा नहीं आया हूं, मुझको उसने भेजा है जिसको तुमने दिन में 17.5 दफा झुककर सलाम करोगे। देवी सिंह और कुछ कहना ही चाहते थे कि तेज सिंह ने रोक दिया और कहा, चुप रहो, मालूम होता है ये कोई अय्यार या मस्खरा है। तुम खुद अय्यार होकर जरा दिल्लगी में रंज हो जाते हो। बांका, अगर अब भी ना समझोगे तो समझाने के लिए मैं चंपा को बुला लाऊंगा। उस बांके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एकदम हंस पड़े, मगर हैरान थे कि वह कौन है। अजब तमाशा तो ये कि वनकन्या के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं समझ सकते कि वे कौन है। तेज सिंह उस शैतान की सूरत को गौर से देखने लगे। वह बोला, आप मेरी सूरत क्या देखते हैं, मैं अय्यार नहीं हूं, अपनी सूरत मैंने रंगी नहीं है। पानी मंगाइए, धोकर दिखा दूं। मैं आज से काला नहीं हूं, लगभग 400 वर्षों से मेरा यही रंग है। तेज सिंह हंस पड़े और बोले, जो हो अच्छे हो, मुझे और जांचने की कोई जरूरत नहीं। अगर दुश्मन का आदमी होता तो ऐसा करते भी, मगर मुझसे तुमसे क्या। अय्यार हो तो मस्करे हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो। ये सुनकर उसने झुककर सलाम किया और कुमार की तरफ देखकर कहा, मुझको जवाब मिल जाए क्योंकि बड़ी दूर जाना है। कुमार ने उसी खत की पीठ पर यह लिख दिया, मुझको सब कुछ दिलो जान से मंजूर है। बाद इसके अपनी अंगूठी से मोहर कर उस बांके जवान के हवाले किया। वह खत लेकर खेमे के बाहर हो गया। अब तेज सिंह के वापस आने और बांके तिरछे जवान के पहुंचकर बातचीत करने और खत लिखने में देर हो गई। दोपहर दिन चढ़ाया। तेज सिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा, अब स्नान पूजा करें, फिर जो कुछ होगा सोचा जाएगा। 2 रोज से तिलस्म का भी कोई काम नहीं होता। कुमार ने दरबार बर्खास्त किया। स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे। अय्यार लोग और फतेह सिंह भी हाजिर हुए। अब किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया। एक बूढ़ी औरत बाहर हाजिर हुई, कुछ कहना चाहती है। हम लोग पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती। कहती है, जो कुछ है कुमार से कहूंगी, क्योंकि उन्हीं के मतलब की बात है। कुमार ने कहा, उसे जल्दी अंदर लाओ। चौबदार ने उस बुढ़िया को हाजिर किया। देखते ही तेज सिंह के मुंह से निकला, क्या पिशाचों और डाकिनियों का दरबा खुल पड़ा है। उस बुढ़िया ने भी ये बात सुन ली। लाल लाल आंखें कर तेज सिंह की तरफ देखने लगी और बोली, बस कुछ ना कहूंगी, जाती हूँ।
मेरा क्या बिगड़ेगा, जो कुछ नुकसान होगा कुमार का होगा। ये कहकर खेमे के बाहर चली गई। कुमार का इशारा पा चौबदार समझा बुझा कर उसे पुनः ले आया। ये औरत भी अजीब सूरत की थी। उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी। बाल कुछ कुछ सफेद, आधे से ज्यादा दांत गायब, लेकिन दो बड़े बड़े और टेढ़े हागे वाले दांत 2-2 अंगुल बाहर निकले हुए थे, जिनमें जर्दी और कीट जमी हुई थी। मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी, जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिकट हो रही थी। बड़ी सी पीतल की नथ नाक में और पीतल ही के घुंघरू पैर में पहने हुए थे। तेज सिंह ने कहा, क्यों, क्या चाहती हो? बुढ़िया, अरे जरा दम ले लूं तो कहूं, फिर तुमसे क्यों कहने लगी? जो कुछ कहना है खास कुमार ही से कहूंगी। कुमार, अच्छा मुझी से क्या कहती है? बुढ़िया, तुमसे तो कहूंगी ही, तुम्हारे बड़े मतलब की बात है। देवी सिंह, अब 1.5 घंटे तक खांसेगी तब कहेगी। बुढ़िया, फिर दूसरे ने दखल दिया। कुमार, नहीं नहीं, कोई ना बोलेगा। बुढ़िया, एक बात है, मैं जो कुछ कहूंगी तुम्हारे मतलब की कहूंगी, जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे, मगर उसके बदले में मैं भी कुछ चाहती हूँ। कुमार, हाँ हाँ, तुझे भी खुश कर देंगे। बुढ़िया, पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ ना कहेगा और मारने पीटने या कैद करने का तो नाम भी ना लेगा। कुमार, जब हमारे भले की बात है तो कोई तुमको क्यों मारने या कैद करने लगा? बुढ़िया, हाँ ये तो ठीक है, मगर मुझे डर मालूम होता है, क्योंकि मैंने आपके लिए वह काम किया है कि अगर 1000 बरस भी आपके अय्यार लोग कोशिश करते तो वह ना होता। इस सबब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके अय्यार लोग खार खाकर मुझे तंग ना करें। उस बूढ़ी की बात सुनकर सब दंग हो गए और सोचने लगे कि ये कौन सा काम है जो ये कर आई है कि आसमान पर चढ़ी जाती है। आगे कुमार ने कसम खाई कि चाहे तू कुछ कहे, मगर हम या हमारा आदमी तुझे कुछ ना कहेगा। तब वे फिर बोली, मैं उस वन कन्या का पूरा पता आपको दे सकती हूँ और एक तरकीब ऐसी बता सकती हूँ कि आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता से जा मिले। बुढ़िया की बात सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने कहा, अगर ऐसा ही है तो जल्द बता कि वह वन कन्या कौन है और घड़ी भर में तिलिस्म कैसे टूटेगा। बुढ़िया, पहले मेरे नाम की बात तो कर लीजिए। कुमार, अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही नाम मिलेगा। बुढ़िया, तो इसके लिए कसम खाइए। कुमार, अच्छा क्या इनाम लेगी, पहले ये तो सुन लूं। बुढ़िया, बस और कुछ नहीं, केवल इतना ही कि आप मुझसे शादी कर लें। वन कन्या और चंद्रकांता से तो चाहे जब शादी हो, मगर मुझसे आज ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इश्क में फंसी हुई हूँ। बल्कि तुम्हारे मिलने की तरकीब सोचते सोचते बूढ़ी हो चली। आज मौका मिला कि तुम मेरे हाथ फंस गए। बस अब देर मत करो, नहीं तो मेरी जवानी निकल जाएगी, फिर पछताओगे। बुढ़िया की बातें सुन सारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके अय्यार लोग भी दांत पीसने लगे, मगर क्या करें, लाचार थे। अगर कुमार कसम ना खा चुके होते तो ये लोग उस बूढ़ी की पूरी दुर्गति कर देते। तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा, हाँ बताइए, ये कोई अय्यार या सचमुच जैसी दिखाई देती है वैसे ही है? अगर कुमार कसम ना खाए होते तो हम लोग किसी तरकीब से मालूम कर ही लेते। जोशी जी ने अपनी नाक पर हाथ रखकर सांस का विचार करके कहा, ये अय्यार नहीं है, जो देखते हो वही है। अब तो तेज सिंह और भी बिगड़े। बूढ़ी से कहा, बस तू यहाँ से चली जा, हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर चुके कि तुझे कुछ ना कहा। अगर अब जाने में देर करेगी तो कुत्तों से निचवा डालूंगा। क्या तमाशा है, ऐसी ऐसी चुड़ैलें भी कुमार पर आशिक होने लगी। बुढ़िया ने कहा, अगर मेरी बात ना मानोगे तो पछताओगे, तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूंगी। देखो उस खाने में मैंने कैसे ताला लगा दिया कि तुमसे खुल ना सका। आखिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आ गए। अब जाकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा देती हूँ, फिर और फसाद करूंगी। ये कहती हुई गुस्से के मारे लाल लाल आंखें किए खेमे के बाहर निकल गई। तेज सिंह के इशारे से देवी सिंह भी उसके पीछे चले गए। कुमार, क्यों तेज सिंह, यह चुड़ैल तो अजब आफत मालूम पड़ती है। कहती है कि तहखाने में मैंने ही ताला लगा दिया था। तेज सिंह, क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। जोशी, अगर इसका कहना सच है तो हम लोगों के लिए बड़ी भारी बला पैदा हुई। तेज सिंह, इसकी सच्चाई झुठाई तो शिवदत्त के छूटने ही से मालूम हो जाएगी। अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे न छोड़ूंगा। जोशी, ऐसे को कौन मारना ही जरूरी है। तेज सिंह, कुमार ने कुछ ये कसम तो खाई नहीं है कि जन्म भर कोई इसको कुछ ना कहेगा। कुमार, हाय आज मुझको ये दिन भी देखना पड़ा। तेज सिंह, आप चिंता ना कीजिए, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं। देवी सिंह उसके पीछे गए ही हैं, कुछ पता लिए बिना नहीं आते। कुमार,
आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। कुछ वनकन्या का पता लगाया, कुछ अब डाफनी की खबर लगाओगे। कुमार की यह बात तेज सिंह और जोशी जी को तीर के समान लगी, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ उठ के खेमे के बाहर चले गए। इन लोगों के चले जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गए। तरह तरह की बातें सोचने लगे। कभी चंद्रकांता की बेबसी और तिलिस्म में फंस जाने पर, कभी तिलिस्म टूटने में देर और वनकन्या की खबर या ठीक ठाक हाल ना पाने पर, कभी इस बूढ़ी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी। अफसोस और गम करते रहे। तबीयत बिल्कुल उदास थी। आखिर दिन बीत गया और शाम हुई। कुमार ने फतेह सिंह को बुलाया। जब वे आए तो पूछा, तेज सिंह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, जोशी जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। उपन्यास के अगले भाग को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको